क्वेश्चन के बच्चों। तो जिन्होंने पहली बार आंसर किया, कैसा था आज का पेपर? लेंदी था ना? आई एम श्योर हाथ दर्द कर रहे होंगे। So, without further ado, I, Dimple Shah, on behalf of Chartered Studies Academy, welcome you to our YouTube channel. आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के पेपर का सोल्यूशन। मेनली हमारा फोकस यही रहेगा कि जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस थे उनको हम सॉल्व करेंगे, बाकी के प्रोविजन वाले मॉड्यूल सब डायरेक्टली प्रोविजन वाले क्वेश्चन सब डायरेक्टली मॉड्यूल से ले ही सकते हो, isn't it? So, जल्दी से आगे बढ़े, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टर एल लेट आउट हिज रेजिडेंशियल हाउस टू मिस्टर एम। ओके, सो ये मिस्टर एल है, उन्होंने अपना घर रेंट पे दिया था मिस्टर एम को। 50,000 पर मंथ का रेंट था। अभी रेंट अग्रीमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बिल जो था वो मिस्टर एल यानी कि मैं जो ओनर हूँ वो पे करेगा। क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया फॉर 5 months। तो व्हाट द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज दे सेंड द नोटिस ऑफ डिसकनेक्शन इफ इट इज नॉट पेड विद इन अ वीक्स टाइम। मिस्टर एम डर गए क्योंकि घर में तो वो रहता है ना भैया। तो उन्होंने बोला ठीक है, 50,000 विद पेनल्टी जो भी है मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दूंगा। अभी ये जो ओनर साहब है वो मिस्टर एम को बोल रहे कि मैं तुमको रीइंबर्स नहीं करूंगा। Later on, L refused to reimburse 50,000 and he argued that he has paid the bill voluntarily because of his own interest. Okay, अभी बताना, ये जो है इन्होंने आपको क्वेश्चन पूछा है कि क्या एम रीइंबर्स हो सकते हैं मिस्टर एल से एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो ये जो एक्ट था इट वाज नॉन ग्रेचुटस एक्ट। ओके, अभी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मिस्टर एम इज डेफिनेटली एंटाइटल्ड टू गेट रीइंबर्स बाय मिस्टर एल, क्योंकि एक तो ये उनके एग्रीमेंट में नहीं था, उन्होंने वॉलंटरी कर दिया बिकॉज मिस्टर एल didn't do it, okay, but they have a rent agreement signed and ये ओरिजिनली मिस्टर एल को ही भरना था, ये तो मिस्टर एम ने भर दिया क्योंकि घर में वो रहते हैं। सो ही विल बी एंटाइटल्ड टू गेट रीइंबर्स्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये आपका पहला आंसर। 1A2 पे बढ़ते हैं। मिस्टर ए ऑफर्ड टू सेल 25 चेयर्स टू मिस्टर बी। ओके, तो ए ने प्रॉमिस किया बी को कि 15 तारीख से पहले, 15 तारीख पर आपको ये ऑफर ओपन है, आपको चाहिए तो आप ये चेयर्स खरीद सकते हो। बीच में क्या हो गया, 13th को ये मिस्टर सी उठ के आ गए। ओके, 13th को ये मिस्टर सी उठ के आ गए एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ मिस्टर बी मिस्टर ए ने सी को कुर्सियां बेच दी। ओके, मिस्टर बी कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑफर ऑन 14th of February 2020, यानी कि 12 तारीख को उन्होंने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि हमें तुझे बेच दूंगा। ये जो एक्सेप्टेंस था ना वो उसने 14 तारीख को दिया, उससे पहले 13 तारीख को मिस्टर ए ने सी को ऑलरेडी चेयर्स बेच दी थी। तो क्या बी डैमेजेस क्लेम कर सकता है मिस्टर ए से? तो एज पर द प्रोविजंस द एक्सेप्टेंस हैज टू बी कम्युनिकेटेड, यानी कि जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट करनी चाहिए थी मिस्टर बी को 14 तारीख से पहले। ओके, उन्होंने कम्युनिकेट किया नहीं, तो वो जो था ऑफर बना, एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं था। ओके, आइडियली दे डिड नॉट इवन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफर एक्सेप्टेंस चाहिए ना, तो वो एक्सेप्टेंस था ही नहीं। सो whether Mr. B can claim the damages, the answer is no, Mr. B cannot claim the damages from Mr. A in this given case. आगे बढ़ते हैं। मिस्टर ए वाज रनिंग एन ऑर्फनेज, तो उनके जो एक फ्रेंड थे मिस्टर एस, ही वाज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, ही एग्रीड टू डोनेट 2 लाख फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ चाइल्ड। उन्होंने बोला कि भैया देखो, ये चाइल्ड के ट्रीटमेंट का जो भी पैसा लगेगा वो मैं देने को रेडी हूँ। ओके, फिर क्या हो गया, वो चाइल्ड को अर्जेंटली पैसों की जरूरत पड़ गई थी, उनको अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ गई थी, तो मिस्टर ए ने 1.5 लाख रुपीज खर्च कर दिए, थिंकिंग मिस्टर एस ने मुझे प्रॉमिस किया है तो वो मुझे पैसे दे देंगे। नाउ मिस्टर एस जो है उन्होंने मना कर दिया कि मैं वो पैसे तुमको नहीं दूंगा, मैं वो पैसे तुमको नहीं दूंगा। देखिए, अभी एक तो मिस्टर ए वाज रनिंग एन ऑर्फनेज। ओके, इधर जो है ना मिस्टर ए ने वॉलंटरली पे कर दिया, अज्यूमिंग दैट मिस्टर एस विल पे फॉर इट। ओके, अज्यूमिंग दैट मिस्टर एस विल पे फॉर इट, क्योंकि उसने बोला था ना कि मैं दूंगा करके, तो इन्होंने अज्यूम कर दिया, इन्होंने पे कर दिया। ये हो गया ग्रेचुटस एक्ट। मिस्टर एस जो थे वो वॉलंटरी देने वाले थे, वो बाइंडेड नहीं थे बाय कॉन्ट्रैक्ट कि मुझे पैसे देने ही हैं। ओके, वो वॉलंटरली पैसे देने वाले थे, तो अभी जो उन्होंने रिफ्यूज किया है इज ओके, he can refuse it because he was doing it gratuitously. So whether Mr. A can claim that 1.5 lakh from Mr. S with reference to the provisions of the Indian Contract Act, इसका आंसर no होगा। Mr. A cannot claim the he cannot claim rupees 1.5 lakh from Mr. S. आगे बढ़ते हैं।
अभी ये कमल साहब जो है, ही इज अ सीए, उन्होंने एक ओपीसी चालू किया है, उनको अपॉइंट करना है एक नॉमिनी, उनको अपॉइंट करना है एक नॉमिनी। तो ओपीसी के नॉमिनी के कंडीशंस क्या होते हैं भैया? ओके, सी इफ यू सी योर आपके प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड अ रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंसी का क्राइटेरिया क्या है? 120 days during the immediate preceding financial year, okay, not less than 120 days in the immediate preceding financial year that person should have stayed, तभी वो एक नॉमिनी गिना जाएगा। यानी कि वो रेजिडेंट भी होना चाहिए और वो 120 डेज इन द प्रीवियस ईयर भी रहना चाहिए, रेजिडेंट भी होना चाहिए, सिटीजन भी होना चाहिए इंडिया का। दोनों कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए टू बी अ नॉमिनी। अभी ये देखिए, रॉबर्ट जो है ना, वो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं इंडियन सिटीजन का, पर ही इज एन रेजिडेंट इन इंडिया, ही शिफ्टेड टू यूएस इन 30 ऑन द 31st of May 2024 and he is not returned only in India till 31st till the 1st of January 2024। यानी कि 120 डेज वाला कंडीशन तो उड़ गया, वो रेजिडेंट है नहीं। अभी अगर आपको नॉमिनी बनना है तो आपको सिटीजन और आपको रेजिडेंट दोनों ही बनना पड़ेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट मिस्टर रॉबर्ट कैन नॉट बी अपॉइंटेड अ नॉमिनी, मिस्टर रॉबर्ट कैन नॉट बी अपॉइंटेड अ नॉमिनी। ओके, एंड मिस्टर दिनकर, अभी ये एक इंडियन सिटीजन है एंड ही वाज अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया पहले, बट now for the purpose of employment in India from 1st of April 2023 he has been staying in India, okay, he has been staying in India and मेरा जो ये वाला है ना नॉमिनी, ही इज फ्रॉम 1st of January 2024 के इफेक्ट से, एंड ये 1st of April 23 से तो रह ही रहा है, तो डेफिनेटली 120 डेज तो बीत ही चुके, 4 महीने तो बीत ही चुके हैं उसको, कि सिटीजन और रेजिडेंट दोनों हो गया। तो क्या मिस्टर दिनकर एक नॉमिनी हो सकते हैं? यस, वो एक नॉमिनी हो सकते हैं। आगे का आपका क्वेश्चन भी वही पूछता है कि एक तो एलिजिबिलिटी ऑफ शॉर्टलिस्टेड फ्रेंड्स, क्या वो नॉमिनी हो सकते हैं या नहीं, तो रॉबर्ट नॉमिनी नहीं हो सकता, पर दिनकर नॉमिनी हो सकता है। एंड उसके अलावा प्रोसीजर क्या है? अभी प्रोसीजर तो आपको आपके कंपनीज एक्ट में मिल ही जाएगा कि एक तो वो प्रोसीजर भी फॉलो फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ द नॉमिनी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, ये आपके मॉड्यूल से डायरेक्ट प्रोविजन वाला क्वेश्चन था। ओके, आगे बढ़ते हैं। XYZ was incorporated to hold the patent for a new product. The company is expecting to start its commercial production within the next 2 years. By that time, the company wants to install a machinery and उन्होंने purchase किया है machinery को with a down payment of ₹1 crore. So referring to the provisions, whether the company can go for acquiring the status of a dormant company. तो जब आप ये क्वेश्चन लिख रहे होते हैं, आपको पहले लिखना पड़ेगा कि डोरमेंट कंपनी होता क्या है। ओके, सो यस, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, आपको ये लिखना था कि वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, यानी कि थोड़े टाइम बाद वो कुछ करने वाले, ओके, एंड दे वांट टू होल्ड एन एसेट और एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टिल देन, बट 2 साल में के बीच में 2 साल का गैप है कि उन्होंने ये सब जो प्रोजेक्ट है, they are holding an asset, they are holding an intellectual property right, but they have had no significant accounting transaction, okay, no significant accounting transactions in the past 2 years. Such a company or an inactive company may take the status of a dormant company. Inactive होता क्या है कि जो कंपनी जिन्होंने which has not been carrying on any business operation and it has not made any accounting transaction during the last 2 financial years, and उन्होंने कुछ रिटर्न ट्रांजैक्शन नहीं, तो कौन से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कौन सी एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे फॉर द पास्ट 2 years. सो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ डोरमेंट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी। इधर आप देखेंगे तो आपको बोला गया है ना कि देखिए, उन्होंने एक पेटेंट है, यानी कि एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनके पास है, उनको वो होल्ड करके रखना है, और 2 साल के लिए वो लोग कुछ ट्रांजैक्शन नहीं लेने वाले। विद इन द नेक्स्ट 2 years दे विल डू द कमर्शियल प्रोडक्शन, मतलब 2 साल तक तो कुछ नहीं होगा। तो कैन इट अक्वायर द स्टेटस ऑफ अ डोरमेंट कंपनी? आंसर इज यस, इट कैन अक्वायर द स्टेटस ऑफ अ डोरमेंट कंपनी। Okay, referring to the provisions of the Indian Partnership Act 1932, answer the following. आपके पास ये 2 क्वेश्चन है। नाउ दीज 2 आर अगेन डायरेक्ट प्रोविजन क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉड्यूल। अगर आप देखेंगे इधर एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर के ये आपके प्रोविजंस थे जो आपको लिख के आने थे। देखिए, उन्होंने आपको एक उधर का ही स्टेटमेंट दे दिया था मॉड्यूल का, एंड यू हैव टू रिलेटेड टू द प्रोविजंस। सी, इफ अ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड, द एक्सपल्शन इज नल एंड वॉइड। ये देखिए आपके नीचे वही आपको दिया गया था स्टेटमेंट, आपको ये पूरा लिख के आना था। And the partner who is expelled will cease to be liable to third party for the act of the firm done after expulsion. Analyze. So yes, अगर आप ये देखेंगे
एक्सपल्शन और रिटायरमेंट के जो प्रोविजंस है वो सेम होते हैं व्हेन इट कम्स टू द लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज, यानी कि एक बार एक पार्टनर अगर रिटायर्ड इधर लिखा है, एक्सपेल भी हो गया, ही इज नॉट लायबल टू एनी थर्ड पार्टी हु डील्स विद द फर्म विदाउट नोइंग दैट ही वाज अ पार्टनर। ओके, सो आफ्टर एक्सपल्शन वो किसी, अगर वो एक बार निकल गए कंपनी पार्टनरशिप में से, तो वो लायबल नहीं होते किसी भी थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस के। डन, आगे बढ़े। तो now Messrs RK Traders made a contract with CK Traders for purchase of 2000 kg of basmati rice, specifically grown in Rajasthan and should be packed in pink color batch of 25 kgs each। तो बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस दिए गए थे आरके टेलर ने सीके टेलर, मुझे ऐसे ऐसे ही चाहिए करके। नाउ द सेलर अग्रीड फॉर ऑल ऑफ दिस, पर उन्होंने किया क्या, उनके स्टाफ ने गलती कर दी, एक झोल कर दी। उन्होंने क्या किया, ये 2000 किलो के बदले उन्होंने 1800 kg बासमती राइस डाल दिया, यानी कि 200 kg कम प्लस। उनको चाहिए था छत्तीसगढ़ में उगा हुआ, इन्होंने दे दिया महाराष्ट्र में उगा हुआ। उनको चाहिए था इट शुड बी पैक्ड इन पिंक कलर बैग, इन्होंने पैक कर दिया व्हाइट कलर बैग में। ओके, वो भी 30 kg का, उनको चाहिए था 25 kg का। तो ये पूरा झोल पे थे, और उन्होंने जो दूसरा रिमेनिंग क्वांटिटी था ना 200 किलो का, वो उन्होंने डाला छत्तीसगढ़ के उगे हुए बासमती राइस इन पिंक कलर बैग ऑफ 25 kg। So, referring to the provisions of SOGA, that is the Sale of Goods Act of 1930, whether the buyer has the right to reject the entire quantity of basmati rice supplied, and what is the remedy available to the buyer if he has to accept the entire quantity to fulfill his other contracts with other parties। तो ये आपका हो गया सोगा का प्रोविजंस एप्लीकेबल। सो सेल बाय डिस्क्रिप्शन जब होता है ना, यानी कि व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, तो एक इम्प्लाइड कंडीशन होता है कि उनको वही गुड्स चाहिए, मैंने अगर ये मांगा है तो मुझे यही चाहिए। सो वेदर द डिस्क्रिप्शन वाज एसेंशियल for identifying the goods where the buyer had agreed to purchase is necessary. If that is required and the goods tendered do not correspond to the description, it is a breach of condition entitling the buyer to reject the goods। तो इस केस में क्या बायर गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं, क्या आरके ट्रेडर्स गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं? द आंसर इज डेफिनेटली यस, ही कैन रिजेक्ट द गुड्स। ऑल्टरनेटिवली क्या है, ही कैन ऑल्सो क्लेम द डैमेजेस व्हिच वर कॉस्ट। तो ही हैज अ राइट टू दीज टू थिंग्स। फर्स्टली ही हैज अ राइट टू reject the goods, and secondly has a right to claim the damages as well। okay, अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, कार्तिक agreed to sell his laptop to Vasant for a fixed price, okay, for a price to be fixed by Kusum, a hardware engineer। तो प्राइस अभी फिक्स नहीं हुआ था। however before the delivery of the laptop, Karthik changed his mind and he did not share any particulars and configuration of the laptop with Kusum, जो वो प्राइस डिसाइड करने वाली थी। अभी वसंत को वो लैपटॉप चाहिए थे, तो उन्होंने कार्तिक को बोला कि इफ द लैपटॉप इज डिलीवर्ड टू मी, मैं एक रीजनेबल प्राइस पे कर दूं। बट कार्तिक डिसाइडेड नॉट टू सेल द लैपटॉप टू वसंत। नाउ वसंत वांट्स टू नो वेदर कार्तिक इज बाउंड बाय हिज प्रॉमिस एज ही अग्रीड अर्लियर टू डिलीवर द लैपटॉप टू हिम एट अ रीजनेबल प्राइस, एंड इफ ही डज नॉट डिलीवर, क्या होगा, क्या उसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर कुछ रिलीफ मिलेगा नहीं। सो अभी ये देखें, अग्रीमेंट टू सेल, तो इन दोनों के बीच में हुआ था एक अग्रीमेंट टू सेल। Okay, the ownership of goods is not transferred immediately. It is intending to transfer at a future date upon the completion of certain conditions. Okay, so whether a contract of sale of goods is an absolute sale or an agreement to sell, it depends on the fact whether it contemplates immediate transfer, यानी कि अभी बेचना या वो सेल होगा, या वो agreement to sell होगा, यानी कि मुझे future date पे सेल करना है। That both amounts to sale, agreement to sale as well। So इधर एक agreement to sell हुआ था, even though the price was not, fixed and the price was not decided। पर एक agreement तो इन दोनों के बीच हुआ था कि ठीक है मैं तुझे ये बेच दूंगा। तो वो agreement to sell के provisions के हिसाब से this Karthik was liable to sell the laptop to Vasant। In this given case, Vasant can claim the damages under the provisions of the Sale of Goods Act 1930 if caused to। Okay, अभी ये वापस आ गया हमारा थियरी क्वेश्चन, पर इन लोगों ने थोड़ा ट्विस्ट डाल के दिया था। कॉर्पोरेट वेल समटाइम्स फेल्स टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द लायबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शंस। एक्सप्लेनेटरी इंस्टेंसेस। सो बेसिकली ये लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल वाला आंसर था। इन दोनों में, इन पांचों में से कोई भी तीन लिख के आने थे। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कॉर्पोरेट वेल विल बी लिफ्टेड इन द फॉलोइंग केसेस करके आपको ये आंसर लिख के आना था। What is the effect of memorandum and articles when registered? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, बिकॉज लोगों को यूजुअली समझ में नहीं आता कि इधर लिखे क्या। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था तो what you do here is, सॉरी मेरे पास ये नहीं था। सो इधर आप क्या करते हो, आप लिखते कि मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होता है,
ये दोनों होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स. एवरीवन इज डीम्ड टू अंडरस्टैंड इट वंस दे आर रजिस्टर्ड. एवरीवन इज, जो हमारा ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, एवरीवन इज डीम्ड टू हैव नॉलेज अबाउट इट. And apart from that, the effect is that once they are registered, they are binding, the company is binding to it, and all the acts which are happening are binded by the MOA and the AOA. वो उसके लिमिट्स के होने अंडर होने चाहिए. वैसे सब आपको जनरल प्रोविजन लिख के आने थे, whatever it came to your mind for these 2 marks. Okay, if you didn't know what exactly to be written in case of this effect of memorandum and articles when registered. आगे बढ़ते हैं. Referring to the provisions of the LLP Act, you have to answer the following. Now here again, these are more of your provision questions. So under what circumstances a limited liability partnership is compulsory required to change its name? So ये अब हमारे पास था कि जब नाम ठीक ना हो. Okay, see, notwithstanding any provision, अगर हमारा नाम identical होगा और nearly resembles any of the other LLP or a registered trademark वगैरह, तभी हमको compulsory change करना पड़ता है हमारा नाम. See, the central government direct that the LLP has to change its name or a new name within 3 months from the date of issue of such direction. And फिर you have to explain the compliance requirement also. यानी कि आपको explain करना था कि ये it shall have to do it within a period of 15 days from date of such change, give a notice to the registrar, and they have to carry out the necessary changes. The certificate of incorporation, within 30 days of change in certificate of incorporation, the LLP has to change its name in the LLP agreement as well. ये सारे आपको details लिख के आते हैं. सिमिलरली स्मॉल एलएलपी का भी आपको ये जो डेफिनेशन था वही लिख के आना था, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये. आगे बढ़ते हैं. रिफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये हमारे क्वेश्चंस हैं. पहला वाला, राम एंड श्यामा पार्टनर्स. ओके, राम एंड श्याम थे पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फॉर्म में. उनका एक फ्रेंड था गोपाल. तो गोपाल ने क्या किया पता है, ये राम श्याम और गोपाल ये सब साथ में थे, और ये सुंदर साथ में था. सुंदर ये राम एंड श्याम के जो RS कंपनी है उसको गुड्स देता है. इज अ सप्लायर टू द फर्म. अभी ये गोपाल ने क्या किया, ओके, गोपाल, राम इंट्रोड्यूस दिस गोपाल टू सुंदर एज अ न्यूली ज्वाइंट पार्टनर. यानी कि भाई ये देखो, ये तो हमारा नया पार्टनर है, ये हमारे कंपनी में. उसने भले ही मजाक में बोल दिया है, जैसे भी बोल दिया. ये गोपाल ने भी कुछ बोले नहीं, वो अपने मुंह बंद करके बैठे रहे उधर. अभी ये जो इन्फॉर्मेशन था वो आगे यूज किया. अभी गोपाल ने बोल दिया, गोपाल ने कुछ बोला नहीं तो सुंदर ने जाके बोल दिया माधव को कि पता है गोपाल तो वो जो राम एंड श्याम का पार्टनरशिप है वो तो उधर पार्टनर है करके. ओके, तो फिर क्या किया इन लोगों ने, सुंदर ने रॉ मटेरियल दे दिया क्रेडिट पे. ओके, थिंकिंग गोपाल इज अ पार्टनर. माधव लेंड 5 lakhs टू द फर्म थिंकिंग गोपाल इज अ पार्टनर. गोपाल क्या एक्चुअली पार्टनर था? गोपाल पार्टनर था ही नहीं. ओके, सो अभी क्या हुआ इज दैट ऑन द ड्यू डेट द फर्म हैज फेल्ड टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी. Advise Gopal whether he is liable to Sundar and Madhav for the aforesaid liability of the firm. Okay, तो क्या गोपाल लायबल होगा इस केस में? गोपाल पहले है कौन? गोपाल है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932. ओके, सो ये जो गोपाल था ना, ये पार्टनर होल्डिंग आउट क्यों हुआ? बिकॉज गोपाल नोइंग दैट ही इज नॉट अ पार्टनर preferred to keep quiet on such introduction. ये मेरी अच्छाई कर रहा है, करने दो, चने के चाट पे चढ़ा रहा है, चढ़ाने दो, मुझे क्या, वो चुप रहा. So by partner, by holding out, may basically when a person represents himself or he knowingly permits himself to be represented as a partner of the firm, he is liable like a partner of the firm to anyone, okay, who on the faith of such representation is given credit to the firm. यानी कि अभी उस पार्टनरशिप में पैसे नहीं दिया वो अलग बात, राम एंड श्याम भाग गए वो अलग बात. जो सुंदर थे और जो माधव साहब थे उनको तो लगा ना कि गोपाल पार्टनर. तो यस, इन दिस गिवन केस गोपाल इज लायबल टू सुंदर एंड माधव फॉर द लायबिलिटी. ओके, आगे बढ़ते. ऑन एडमिशन एज अ न्यू पार्टनर, अमर अग्रीड टू बी लायबल फॉर द एग्जिस्टिंग डेट्स, दैट इज ओल्ड डेट्स ऑफ द फर्म. यानी कि अभी मुझे ये जो अमर है ना, वो अभी एडमिट हुआ है पार्टनरशिप में. पार्टनरशिप 1 साल से चल रही थी. तो ये जो अमर बोलता है वो है बहुत पैसे वाला. वो बोलता है कि पिछले 1 साल में जो भी डेट्स थे मैं उनका भी हिस्सेदार हूँ, मैं उनमें भी पैसे दे दूंगा, नो इश्यूज ऑन दैट. ओके, नाउ एग्जामिन वेदर अमर विल बी लायबल इन अ सूट फाइल्ड बाय द क्रेडिटर अगेंस्ट द फर्म एंड ऑल द एक्जिस्टिंग पार्टनर्स फॉर रिकवरी फॉर ओल्ड डेट ऑफ द फर्म. यानी कि ओल्ड डेट होगा वो जो अमर के पहले का डेट है ना, वो वाला. ओके, सो इनकमिंग पार्टनर, पर्सन who is admitted as a partner into an already existing firm with the consent of all partners is an incoming partner. So ये जो अमर साहब है वो होगा incoming partner. ये आपको पहले लिखना था. उसके बाद आपको ये लिखना था कि this partner is not liable for any act of the firm done before his admission as a partner. यानी कि ये जो creditors है पहले वाले,
जो ये सूट फाइल किया है, क्या उधर अमल लायबल है? नहीं जी, अमल लायबल नहीं है, क्योंकि ये पहले के ड्यूज थे, ओल्ड ड्यूज, एंड अमर वाज नॉट इवन एग्जिस्टिंग व्हेन दीस ड्यूज टुक प्लेस। आगे बढ़ते हैं तो सुमन जी। नाउ सुमन जी क्या है, उनका 10% शेयर है द प्रॉपर्टी ऑफ 200 लाख ऑफ अ फर्म। ओके, now the firm continues with the business thereafter without final settlement of accounts between the existing and retired partners. Okay, and earned profit of 10 lakh during the financial year ending 31st of March 24. सुमन जी ने क्या किया, वो बोलती है कि in the absence of any provision of partnership firm on this point, she claimed 3 lakh from the firm towards the use of her share in the property and profit of the firm, which was rejected by the partners. तो अगर आपको बोलना है कि क्या सुमन जी को ये 3 लाख पार्टनरशिप फर्म दे सकती है, ओके, तो पहली बात तो ये कि ये जब रिटायरमेंट वगैरह होता है पार्टनर्स का, so where the partner dies or otherwise ceases to be a partner and there is no final settlement which has taken place, the legal rep या वो partner himself, okay, क्या करेंगे, they are such shares of the profit they earned which is attributable to the use of his share of property, they are entitled to claim that, or they can claim interest at the rate of 6% per annum on the amount of his share in the property. तो इधर ना इस केस में वो 3 लाख क्लेम नहीं सकती, कर नहीं सकती। वो क्या क्लेम कर सकती है, आपको पहले ये प्रोविजन लिखना था, ओके, ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। फिर आप लिखते कि 10% वो क्लेम सी 10% ऑफ शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ 200 लाख, राइट। ये हम अगर प्रोविजंस देखेंगे, सच शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अर्नड आफ्टर द डेथ ऑफ रिटायरमेंट और रिटायरमेंट which is attributable to the use of his share in the property. Basically, ये जो 10 लाख कमाए हैं उन लोगों ने, ये 10 लाख में से उनका प्रॉपर्टी क्या था शेयर में 10%, तो 10% इंटू 10 लाख यानी कि 1 लाख रुपए वो क्लेम कर सकते हैं। और व्हाट दे कैन क्लेम, वो दो क्लेम नहीं कर सकते वो लोग, और दे कैन क्लेम 6%, और दे कैन क्लेम 6% of 6% of their share in the property, okay, considering that property value. See, if you see the provisions, ना interest at 6% on the amount of his share in the property. So उनका property का share क्या है, 10% of 200 लाख, okay, यानी कि 6% of 20 लाख, 200 लाख इंटू 10% 20 लाख हुआ, 20 लाख का 6% क्या हो गया, 1.2 लाख, ओके, उसका क्या हो गया 1.2 लाख। So she can claim either 1 lakh or she can claim 1.2 lakh। ये जो 3 लाख उन्होंने क्लेम किया वो क्लेम नहीं कर सकती वो एज पर द प्रोविजंस दी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। to this question of JV लिमिटेड। ओके, नाउ JV लिमिटेड ने एक लोन ले लिया स्टार बैंक से 5 करोड़। JV लिमिट का MOA बोलता है कि 1 करोड़ का लोन हम ले सकते हैं। स्टार बैंक ने ये पड़े बिना 5 करोड़ का लोन दे दिया, 4 करोड़ उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए। ओके, अभी ये कंपनी बोल रही है मैं आपको पैसे नहीं दे रहा क्योंकि ये तो अल्ट्रा वायर्स है। तो अभी उन्होंने क्या किया, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स शो दैट 3 करोड़ वाज यूज्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ लॉफुल डेट्स, बाकी का 2 करोड़ अभी तक ट्रेस नहीं हुआ। तो फर्स्टली रिफरिंग टू द डॉक्टर ऑफ अल्ट्रा वायर्स अंडर द कंपनीज एक्ट, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द डिसीजन ऑफ द कंपनी डिनाइंग द रीपेमेंट एंड एक्सप्लोर द रेमेडी अवेलेबल टू द बैंक। पहली बात, क्या ये अल्ट्रा वायर्स एक्ट है? हाँ जी, ये बिल्कुल अल्ट्रा वायर्स एक्ट है। बैंक को MOA देखना चाहिए था, अभी बैंक ने देखा नहीं, आगे क्या क्या उनको कोई रेमेडी मिलेगी? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगी। सो ये जो 3 करोड़ है ना, उन्होंने द कंपनी हैज यूज्ड दिस 3 करोड़ फॉर रीपेमेंट ऑफ लॉफुल डेट्स, यानी कि द कंपनी हैज बेनिफिटेड फ्रॉम इट एंड इट इज बीइंग ट्रेस्ड। सो इवन दो दिस अल्ट्रा वायर्स का जो टैग लगा है, in spite of that being there, since this has been used for the company's repayment of the lawful debts and it has benefited from it, the company जो हमारा बैंक है, they can sue the company for this 3 करोड़। ओके, ये पैसे के लिए वो सू कर सकती है, ये वो रिकवर कर सकती है। बाकी का 2 करोड़ अभी तक ट्रेस नहीं हुआ, तो अभी तक टिल नाउ तो कुछ है नहीं अता पता उस 2 करोड़ का, इसलिए उसके लिए वो ट्रेस वो कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकती, लायबल नहीं बना सकती। बट ये 3 करोड़ के लिए येस डेफिनेटली इट कैन हेल्प द कंपनी लायबल। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ गुडविल प्राइवेट लिमिटेड, शेयर सर्टिफिकेट्स वर इशूड टू अमित सुमित सुमति। क्या हुआ, इधर कॉमन सील नहीं लगाया गया पर साइंस थी, ओके, अंडर द सिग्नेचर ऑफ अमित एंड सुमित who were the directors of the company. The company has not appointed a company secretary yet. So ये जो थी ना, objection was raised by Sumati about the validity of the share certificate signed by other 2 directors.
and they want to clarify because ये common seal तो इन लोगों ने लिया नहीं है. So referring to the provisions, examine the correctness of the objection raised by one of the directors and a response of clarification offered by other directors. Okay, क्योंकि other directors ने क्या बोला उनको, see about the validity of the share certificate signed by other directors. Amit and Sumit clarified that the company had, since the company had opted not to have a common seal signed by the two directors is valid. तो पहले companies act के provisions देख ले. Okay, so now in case a company does not have a common seal, the authorization will be made by two directors or by a director and a company secretary wherever the company has appointed the company secretary. यानी कि जो ये हमारे अमित और सुमित भैया है वो करेक्ट बोलते, आपको पहले ये प्रोविजन लिखना था क्या है करके. एंड सिंस द कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, दो डायरेक्टर्स अमित सुमित ने साइन किया है, करेक्ट. अभी वुड योर आंसर बी डिफरेंट द कंपनी हैड अ कंपनी सेक्रेटरी? Then in that case it would have been two directors or one director and one company secretary should have signed the share certificate if they had a company secretary. Okay, आगे बढ़ते हैं. ये दोनों हमारे हैं डायरेक्ट मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस. आप डायरेक्टली मॉड्यूल से ले सकते हैं इनको, आप रेफर कर सकते हैं इनको. ये वाला जो है अभी, राघव फाउंड अ गोल्ड एंड डायमंड स्टडेड वॉच अप्रोक्सीमेटली 1 लाख ऑन द रोड साइड. उसने उठाया, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डाला उसके लिए, कोई आया नहीं, थोड़े दिनों के लिए रुका, फिर उसने वो गिफ्ट कर दिया अपने बेटे को. फिर थोड़े दिन बाद माधव आया जिनकी ये घड़ी थी. माधव आए, उन्होंने बोला कि भाई सी ही समहाउ नोटिस्ड हिज वॉच ऑन द रिस्ट ऑफ महेश. ही अप्रोच्ड हिम टू कलेक्ट द पेमेंट. महेश सेड नो. In the evening, Raghav called Madhav and told that he had incurred 20,000 to find the true owner. If he fails to reimburse him the lawful expenses incurred on finding out the true owner, he will sue him for the recovery of them. Even he can sell the watch for the recovery. उसने ऐसे बोल दिया. Okay, पहले line by line देखते हैं. क्या गिफ्टिंग ऑफ द वॉच टू हिज सन वाज लॉफुल? यस, उसने गिफ्ट कर दिया है उसके बेटे को. ओके, तो विदाउट कंसिडरेशन हम गिफ्ट कर सकते हैं. गिफ्टिंग इज वैलिड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872. गिफ्टिंग इज नॉट एन इशू, दिस इज लॉफुल. वार्निंग माधव टू सू फॉर रिकवरी, यानी कि देख भाई मैंने 20,000 खर्चे है टू फाइंड द ओनर, तू पहले मुझे वो 20,000 दे. मैंने ईमानदारी से 20,000 खर्चे, तू मुझे पहले वो 20,000 दे दे, रीइंबर्स कर दे, फिर मैं घड़ी का देखूंगा. So he is warning Madhav to sue for recovery of lawful expenses incurred in finding the true owner. Is this lawful? Yes, as per the provisions of the Indian Contract Act 1872, it is lawful. I can sue him for the recovery of the lawful expenses and the reimbursement of the expenses which I have incurred. Okay, I can retain the possession of the watch till the recovery of lawful expenses. Yes, ये भी lawful है under the provisions of the act. ये भी legal है कि भाई जब तक तू मेरे पैसे नहीं देगा मैं तेरे को तेरी घड़ी नहीं दूंगा, कर सकते हैं. सेलिंग ऑफ द रिस्ट वॉच फॉर रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस, भाई ये लॉफुल है, ये कुछ ज्यादा ही हो गया. ओके, ये हो गया अनलॉफुल. भाई ये मेरी घड़ी है भी नहीं, कैसे बेच लो किसी को, है कि नहीं. सो सेलिंग इज नॉट अलाउड. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. वुलन गारमेंट्स लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन जुलाई 23 टू सप्लाई वेरियस वुलन क्लोथ्स. ओके, उन्होंने बोला कि भाई बाय द एंड ऑफ अक्टूबर ना मैं गुड्स डिलीवर कर दूंगी. फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ और वुमेन ग्रुप कुड टेंडर द सप्लाईज इन मार्च. अभी विंटर सीजन तो चला गया. ओके, मार्च में आप ठंडी के कपड़े देके क्या करोगे? ओके, गर्मी के सीजन में. सो यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन एंड टेल देम दैट वेदर द कंपनी कैन रिजेक्ट द टोटल सप्लाई बाय वुमेन ग्रुप. सो यस, अभी इधर टाइम वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. इफ यू कंसीडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वेयर टाइम हैज बीन डिटरमाइंड एंड टाइम वाज एन इंपॉर्टेंट aspect of your contract, then you can reject the total supply by women group. You can do that legally. So इसका आंसर yes होगा. They can reject it. Can they accept it? इसका भी आंसर yes होगा. Okay, they can accept the total supply on request of the women group. And what they can do additional is that उनके जो भी losses हुए थे, उनके जो भी खर्चे हुए थे, they can sue them for those also. They can claim those damages from them. आगे बढ़े. ओके, नाउ ये जो है ये हमारे वापस से सारे प्रोविजन वाले क्वेश्चंस. ओके, ये मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस है, डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस है ये. ओके, ये एक तो था वो हमारा चेक्स वाला. ये पहला वाला क्वेश्चन है, पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड टू एन ऑफेंस फॉर डिसऑनर ऑफ चेक. डीम्ड टू बी कमिटेड वाला ये क्वेश्चन है. ओके, डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस. फिर ये हमारा आंसर है इस चेक्स और बिल्स को लेके. ये डायरेक्टली नहीं पूछा गया था, इनडायरेक्टली पूछा गया था. तो आपको बेसिकली डिफरेंशिएशन करना था चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज का. And then you had to write what an ambiguous instrument is. उसके बाद वापस एक और थियोरी क्वेश्चन था आपके लिए, टाइप्स ऑफ लॉज इन द इंडियन लीगल सिस्टम. आपको दो ये 6 मार्क का था, आपको ये पूरे डिटेल में लिखना था. ओके, सो होपिंग आप लोग ने वो किया होगा.
आगे बढ़ते हैं अशोक जी। अभी अशोक जी ने एक कैमरा डिलीवर किया मंगेश को, मंगेश जी ने वो कैमरा डिलीवर किया राहुल जी को, राहुल जी ने डिलीवर कर दिया विशाल जी को, विशाल जी ने कैमरा घुमा ही दिया। इन सब के बीच में कोई पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, सेल और रिटर्न बेसिस पे था, फिर सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न बेसिस, सेल और रिटर्न बेसिस, पैसों का ट्रांजैक्शन किसी भी केस में नहीं हुआ। पहली बात, इनको बोलते हैं, ये जो अशोक जी है इस केस में इनको बोलेंगे एक अनपेड सेलर। क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन एंड यू हैव टेल देम वेदर मंगेश राहुल विशाल जॉइंटली सब ये पैसे भरेगा कौन, क्योंकि विशाल जी के हाथ से तो कैमरा हो गया चोरी, पैसे कौन भरेगा, अशोक जी तो है हमारे अनपेड सेलर। तो ओके, अनपेड सेलर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ओके आई थिंक मैंने लिया था, मुझे अभी मिल नहीं रहा। ओके सो see a contract comprises of reciprocal promise. In a contract of sale, if seller is under an obligation to deliver the goods, buyer has to pay for it. If the buyer fails to pay, then the seller is an unpaid seller and he will have certain rights in this case. तो बेचारे अशोक जी को पैसे मिले नहीं, उनका कैमरा भी चला गया। सो इज ही इन द पोजेशन ऑफ गुड्स, ही नॉट इन द पोजेशन ऑफ गुड्स। तो वो गुड्स को ऐसे भी नहीं कि रोक सकता है या बेच सकता है, वापस रिपोजेशन ले सकता है, सभी केस नहीं है। तो ये पैसे भरेगा कौन, ये पैसे भरेंगे हमारे विशाल जी अकेले। क्यों, ये विशाल जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लास्ट में कैमरा उनके पास था। सो हियर इन दिस केस विशाल इज लायबल टू पे द प्राइस फॉर द कैमरा टू अशोक। ओके, अभी इस केस में अंसारी जी ऑफ जयपुर सोल्ड सम गुड्स टू बाबूराम, ही डिलीवर्ड द टीवी सेट्स टू चेतन। ओके, तो अंसारी जी ने बाबूराम जी को टीवी सेट्स बेचे, उन्होंने ये डिलीवर सेट्स किए चेतन को कि चेतन जी दे देंगे बाबूराम जी को। बाबूराम ने ऑलरेडी श्यामलाल जी को पहले ही बोल दिया कि भाई मुझे ये टीवी सेट्स आने वाले, मैं वो आपको दे दूंगा, बिकॉज ही ऑलरेडी टोल्ड देम, वो ट्रांजेक्शन में ही थे ना गुड्स। ऑन रीचिंग द गुड्स बाबूराम डिमांडेड द डिलीवरी बट चेतन रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स, चेतन ने बोला मैं आपको नहीं दूंगा। ओके, इस बात की वजह से बाबूराम जी श्यामलाल जी को भी नहीं दे सके वो गुड्स, और उनको हो गया एक लॉस। ओके, ही इनकाउंट अ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन डिलीवरी। अंसारी केम टू नो अबाउट दिस, ही डायरेक्टेड चेतन भाई तू सब वो उधर छोड़, तू आ मेरे पास वापस, मेरे गुड्स वापस लेके आ जा मेरे पास। फर्स्टली under the sales of goods at 1930 whether ansari ji has a right to stop the goods in transition, yes of course. so इधर भी देखिए ये भी अनपेड सेलर वाला ही केस है। बाबूराम जी ने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया था, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि उनको पैसे दिए थे या नहीं दिए थे। सो अंसारी जी इन दिस केस इज अनपेड सेलर, सो योर दे हैव अ राइट, ओके, here they have a right of stoppage in transit, यानी कि they can give a notice to the carrier not to deliver the goods. So whether he has a right, yes, अंसारी he has a right to stop the goods in transit because he's an unpaid seller, उनको पैसे मिले ही नहीं थे, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई मत गुड्स दे, वापस आ जा, मैंने माइंड चेंज कर लिया, मुझे पैसे ही नहीं मिले, मुझे इस गुड्स की जरूरत है। फर्स्टली नाउ सेकंड क्वेश्चन, whether बाबूराम can claim the loss suffered due to non delivery from अंसारी। हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ना वो दोनों तरफ देखता है, सेलर को भी देखता है, बायर को भी वो रेमेडीज देता है। सो you see the rights of a buyer is damages for non-delivery, suit for specific performance, suit for breach of contract or breach of warranty, suit for anticipatory breach, suit for interest, so damages for non-delivery, यानी कि they in this case बाबूराम can claim the loss suffered due to non-delivery from अंसारी। इसका भी आंसर yes होगा। ये वाला अगेन प्रोविजन क्वेश्चन है, ये वाला अगेन प्रोविजन क्वेश्चन है, राइट्स ऑफ द पेलर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से। आगे बढ़ते हैं टू आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ये क्वेश्चन। सी नाउ अमन ड्रू द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बबन, ही एक्सेप्टेड इट पेबल टू मगन। ओके, ये बहुत लंबा है। अमन ने दिया बबन, बबन ने दिया मगन को, मगन ने दिया गगन को। ओके, एंड गगन देने वाला था आकाश को नेक्स्ट डे पे। क्या हो गया, इससे पहले कि गगन जी वो बिल दे, वो लुढ़क गए। ओके, वो मर गए। फिर आगे अंकित जी पिक्चर में, अंकित जी हो गए उनके बेटे गगन जी के, वो हो गए उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने दे दिया था अपने पापा के बिहाफ पे। सी अंकित डिलीवर द बिल टू आकाश ऑन द नेक्स्ट डे एज इंटेंडेड बाय हिज डिसीज्ड फादर। ऑन प्रेजेंटिंग द बिल ऑन द ड्यू डेट बबन रिफ्यूज्ड टू पे। So, explain the importance of delivery in negotiation, whether Akash can enforce the payment of bill against Baban or the previous parties. इधर आपको आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था। ओके, सी डिलीवरी व्हेन इफेक्टिव बिटवीन द पार्टीज, ओके, डिलीवरी व्हेन इफेक्टिव बिटवीन द पार्टीज। So here, as between the parties standing in immediate relation, the delivery to be effectual must be made by the party making, accepting or endorsing the instrument or by a person authorized by him in that behalf.
इधर क्लियरली थोड़ा लिखा गया है कि अगर एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट द एजेंट ऑफ द डिसीज्ड, यानी कि एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट कंप्लीट द इंस्ट्रूमेंट इफ द इंस्ट्रूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बाय द डिसीज बट कुड नॉट बी डिलीवर्ड बिकॉज ऑफ हिज। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अगर एक इंटेंशन होगा डिसीज का टू डिलीवर द गुड्स, ही कुड हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज ऑथराइज्ड टू डिलीवर द गुड्स, यानी कि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा बच्चों में। सो यहाँ पे इंटेंशन था गगन जी का देने का, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। सो द लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंकित ने नेक्स्ट डे ही उसको दे दिया था आकाश को, तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका था। Therefore, yes, Akash can enforce a payment of bill against Babban or any of the previous parties in this given case. आगे बढ़े to Reliable Limited. It was an Indian company and is a global leader in petrochemical products. For the payment of the sale price of machinery, okay, from Alex Manufacturing Limited, which was an exporter, the Indian company drew a bill on exchanger Manish, who was a resident of Mumbai, who accepted the bill in Mumbai, but it was payable to the exporter in Los Angeles. ओके सो अगर आप हमारा जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट ये आपको वही पूछा गया है। ओके आंसर द फॉलोइंग। ओके assume that a bill of exchange was signed by the authorized person for the drawer of the company and you decide whether it is an inland instrument or a foreign instrument. So inland instrument drawn or made in India, made or payable in or drawn upon person resident in India, but foreign instrument is something which is not drawn in India, not made in India, not made payable in India. Okay, अभी इस केस में साइनिंग वगैरह तो सब हो गया, ओके, बट इट इज पेएबल वेयर इन यूएसए। इज इट पेएबल इन इंडिया? इट इज नॉट पेएबल इन इंडिया। इसकी वजह से इसको हम फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में कैटेगराइज करेंगे। इसका आंसर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा। बाकी के सारे आपके प्रोविजन वाले ही क्वेश्चंस है। सो विद दिस वी कंक्लूड द सॉल्यूशन ऑफ टुडेस पेपर। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर ऑल द अदर पेपर्स।